हो गया। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर पुनीत कुमार राय, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय शंकरगढ़, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ से। आज मैं आप लोग के साथ जैनेंद्र की बहुचर्चित और उनकी प्रतिनिधि कहानी पत्नी पे चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले एक कहानीकार के रूप में जैनेंद्र कुमार की क्या विशेषताएं रही हैं, उस संबंध में मैं दो एक बातें बतलाऊंगा। जैनेंद्र प्रेमचंद का जब अंतिम दौर चल रहा था, प्रेमचंद के अंतिम दौर के रचनाकार हैं। 1929 में इनकी पहला कहानी संग्रह फांसी प्रकाशित होता है। इसके बाद वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधि इत्यादि कहानी संग्रह आते हैं। एक कहानीकार के रूप में जब हम जैनेंद्र को देखते हैं तो पाते हैं कि जैनेंद्र प्रेमचंद के समकालीन हैं, प्रेमचंद के निकट संपर्क में हैं, लेकिन प्रेमचंद से भिन्न रास्ता है इनका कहानी लेखन का। इन्होंने एक भिन्न मार्ग चुना। प्रेमचंद से निकट संपर्क होते हुए भी ये प्रेमचंद की नकल नहीं करते, उनकी तर्ज पे कहानियां नहीं लिखते हैं, प्रेमचंद जैसी कहानियां नहीं लिखते हैं, बल्कि एक अलग ढंग से जीवन जगत के यथार्थ को रूपायित करने की कोशिश करते हैं। कह सकते हैं कि समाज से ज़्यादा, बहिर्जगत से ज़्यादा जैनेंद्र व्यक्ति को, अंतर जगत को ज़्यादा महत्व देते हैं। एक कहानीकार के रूप में जैनेंद्र की विशेषता है कि एक तो उनके यहाँ वो कहानी कहने से बचते हैं। घटना या कथानक जिसको कहते हैं, वो उनके यहाँ बहुत क्षीण रहता है, अल्प रहता है। उनके यहाँ जो कथा है, जो कहानी है, वो ज़्यादा पात्र के अंतर जगत में घटित होती है। इस कारण उनकी कहानियों में मानसिक द्वंद्व, ऊहापोह, तनाव, किंतु परंतु, संकल्प विकल्प इत्यादि चीजें ज्यादा दिखलाई पड़ती हैं। विषय वस्तु के लिहाज से यदि हम जैनेंद्र की कहानियों को देखें तो बकौल राजेंद्र यादव कहते हैं कि जैनेंद्र की कहानियों में तीन चीज़ों की प्रधानता है। मूलतः उनकी कहानियों के तीन विषय हैं: काम, प्रेम और परिवार। और जो उनकी कहानियों की विशेषता है कि एक मूल्यगत द्वंद्व की स्थिति और निर्णय की स्थिति उनकी कहानियों में हमें दिखलाई पड़ती है। एक दार्शनिक गुत्थी जैसे वो समाज के जो स्थापित संस्थाएं हैं, जो मानदंड हैं,
इन सारे ऊपर उनकी कहानियों, इन सारी चीजों को लेकर उनकी कहानियों में एक प्रकार का द्वंद्व नजर आता है। उनके पात्रों में एक प्रकार का द्वंद्व नजर आता है, और यह द्वंद्व, यह प्रश्नाकुलता जो है, भले किसी एक निर्णायक निष्कर्ष पर नहीं जाती है, ना जाती हो, लेकिन इनकी कहानियों के कथ्य को गंभीर अवश्य बना देती है। जैनेन्द्र की कहानियों को जब हम देखते हैं तो इनकी कहानियों में विस्तार बहुत नहीं है, कथोपकथन बहुत नहीं है, संवाद बहुत नहीं है, छोटे छोटे वाक्य होते हैं। कहने से ज्यादा संकेत इनके यहां ज्यादा है। सांकेतिकता जो कविता का गुण है, वह सांकेतिकता जैनेन्द्र की कहानियों में भरपूर है। इसी नाते इनकी कहानियों की जो बनावट है वह संश्लिष्ट है। इनकी कहानियों में कथ्य जो है वह ऊपर ऊपर तैरता हुआ नजर नहीं आता। इकहरे रूप में नजर नहीं आता, अपितु वह संश्लिष्ट रूप में विद्यमान रहता है। अपितु वह बहुस्तरीय रूपों में विद्यमान रहता है। यह जैनेन्द्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जितना कहा गया है उससे ज्यादा इनकी कहानियों में, उससे ज्यादा चीजें इनकी कहानियों में अनकही रहती हैं। तो ये कुछ जैनेन्द्र की कहानियों के बारे में विशेषताएं हैं। जब हम इनकी पत्नी कहानी को देखते हैं तो पत्नी कहानी जैनेन्द्र की प्रतिनिधि कहानी है। एक कहानीकार के रूप में जैनेन्द्र की जो विशेषताएं हैं, वे सारे तत्व इस कहानी में, पत्नी कहानी में मौजूद हैं। अब हम आते हैं जो पत्नी कहानी है उसके ऊपर। घटना क्या है इसमें? लगभग ना के बराबर घटना। क्या है घटना? एक छोटी सी कहानी है। एक छोटे से कस्बे में एक कोने के घर में एक पत्नी रात 12-1 बजे बज रहे हैं और अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है। उसने अभी तक भोजन नहीं किया है। प्रतीक्षा कर रही है कि पति आवें और ताजी ताजी रोटियां बना के उन्हें खिलाएं। प्रतीक्षा कर रही है और साथ ही साथ उसके मन में कई तरह की बातें, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ देर बाद पति आते हैं अपने 3 मित्रों के साथ। कुछ देर बैठ करके एक दूसरे कमरे में मित्रों के साथ उनकी बहस होती है, देश के को लेकर के, स्वाधीनता को लेकर के, आंदोलन और क्रांति को लेकर के। फिर उसके जो पति, पत्नी के जो पति हैं, अर्थात सुनंदा के जो पति हैं कालिंदी, वो कालिंदी सुनंदा के पास आते हैं और पूछते हैं,
खाने के संबंध में पूछते हैं कि मेरे साथ 3 आदमी और हैं, इनका खाना बन जाएगा क्या? सुनंदा कुछ भी जवाब नहीं देती, वो अपने काम में लगी हुई है, मौन है। निश्चित तौर पे सुनंदा के इस मौन से झुंझलाहट होती है कालिंदी चरण को। पैर झटकते हुए वो वापस चले जाते हैं, यह कह करके कि रहने दो, खाना मत बनाना, हम लोग बाहर होटल में खाएंगे। थोड़ी देर बाद सुनंदा एक बड़ी थाली में उन चारों लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए खाना उनके बीच में रख आती है, 4 गिलास में पानी रख आती है, आकर के फिर अपने काम में लग जाती है। कालिंदी चरण को यह बुरा लगता है। उनके दोस्त, उनके मित्र पूछते हैं, तुम तो कह रहे थे घर में खाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। वह फिर आते हैं सुनंदा के पास, थोड़े रुष्ट हैं, थोड़े उग्र भी, उनकी वाणी में उग्रता भी आ गई है, गर्मी भी आ गई है। लेकिन सुनंदा उनकी किसी बात का जवाब नहीं देती, चुप ही रहती है। सिर्फ 2 वाक्य बोलती है। पूरी कहानी में सुनंदा के सिर्फ 2 वाक्य हैं। खाओगे नहीं, एक तो बच गया है, और दूसरा वाक्य अचार लेते जाओ। खैर, कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ खाते पीते हैं और किवाड़ के आड़ में सुनंदा खड़ी रहती है। यही कहानी है। इस कहानी को जब हम बारीकी से देखते हैं तो पाते हैं एक पत्नी के रूप में सुनंदा 20-22 साल की युवती, उसके जीवन को जब हम देखते हैं तो पाते हैं पति की प्रतीक्षा, अंगीठी के पास बैठ करके वह रात में पति की प्रतीक्षा कर रही है और देख रही है किस तरह से अंगीठी की आग राख होती जा रही है। जिस तरह से अंगीठी की आग राख होते जा रही है, उसी तरह से सुनंदा का जीवन भी दिन प्रतिदिन राख होता जा रहा है। वह रात भर बिना खाए पिए पति की प्रतीक्षा करती है, पति के आदेश की प्रतीक्षा में किवाड़ की आड़ में खड़ी रहती है। दिन रात पति के खाने पीने की ही चिंता करती है। पति के विरुद्ध जरा सा भी सोच लेती है तो उस स्वयं को धिक्कारती है और पति के लिए खुद को भूखा रखने पर वह पुण्य समझती है। ऐसी है सुनंदा, एक पति परायणा स्त्री, सामाजिक मर्यादाओं को पूरी तरह से, सामाजिक मर्यादाओं का पूरी तरह से निर्वहन करती हुई स्त्री, जो प्रायः अपने को मौन के द्वारा व्यक्त करती है। उसके जीवन में इतना खालीपन, इतना निचाट, नीरस एकाकीपन है कि वह सोच भी नहीं पाती है। वह सोचती नहीं, बस सेवा करती है और अनायास भाव से पति के साथ रह रही है। कभी पति की राह में रोड़ा बनने की, कभी पति के राह के बीच में आने की वह नहीं सोचती है। सोचना नहीं, बस सेवा वह कर रही है पति की।
लेकिन उसके अंदर भी जीवन जीने की एक चाह है, उत्साह के प्रति उसके अंदर भी आकर्षण है। वह जानना चाहती है, उसके पति और उनके क्रांतिकारी मित्र जब आपस में बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनकी बातों को सुनना समझना चाहती है। उसके अंदर भी स्वतंत्रता के प्रति, भारत माता के प्रति, क्रांति और आंदोलन के प्रति एक जिज्ञासा का भाव है। लेकिन सुनंदा के जो पति हैं कालिंदी चरण, उन्होंने कभी सुनंदा को इस लायक ही नहीं समझा कि वह इन विषयों पर सुनंदा के साथ कुछ विचार विमर्श कर सकें, कुछ सलाह मशविरा कर सकें। उनकी नज़र में सुनंदा तो एक बेअक्ल, चलती फिरती, हिलती डुलती, चौका बर्तन करती हुई एक बेअक्ल अस्तित्व है, जो दिन रात काम में लगी हुई है। घर गृहस्थी में अपने को उसने झोंक दिया है, लगा दिया है, और बगैर उफ किए वह जीवन जिए जा रही है। घर गृहस्थी की चौहद्दी में सिमट करके वह रह गई है। विरोध विद्रोह का तो कोई प्रश्न ही नहीं, उसका विवेक ही नहीं है उसके पास। पति के खाने पीने, पति के हित में की चिंता वह हमेशा दिन रात करती रहती है। पति की उपेक्षा, चीख, चिल्लाहट, बेरुखी, उदासीनता, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी वह अपने पति का कभी अनिष्ट नहीं सोचती है, अपने पति के बारे में कभी अप्रिय नहीं सोचती है, अपितु हमेशा उनके खाने पीने की ही चिंता करती है। और इस चिंता में वह खुद का खाना पीना भी भूल जाती है। ऐसी है सुनंदा। दोष वह पति को नहीं, स्वयं को ही देती है, अपनी ही सोच को वह दोष देती है, स्वयं को ही धिक्कारती है। ऐसी है सुनंदा। तो उसके जीवन को जब हम देखेंगे तो पाते हैं कि वह जीवन जी रही है, एक रसहीन जीवन जी रही है, एक ऐसा जीवन जी रही है जिसमें वह भीतर ही भीतर घुट तो रही है, आत्मदमन कर रही है, आत्म पीड़ा को भोग रही है, और एकाकी क्षणों में उसे अपने पुत्र की स्मृति आती है और उसका कलेजा कचोटता है, कलप उठती है भीतर ही भीतर। पति की लापरवाही के कारण ही उसके पुत्र की मृत्यु हुई थी, और जब वह खाली होती है, घर गृहस्थी के काम कर चुकने के बाद जब अवकाश मिलता है, तो अनायास ही उस खोए हुए बच्चे की स्मृतियां उसे घेर लेती हैं। सुनंदा अपने पति से कुछ कहती नहीं है। उसकी जो भी शिकवा शिकायत है, उसका जो भी तर्क वितर्क है, वह भीतर ही भीतर है, वह कभी व्यक्त नहीं होता है। पति के समक्ष वह व्यक्त स्वयं को
शब्दों के माध्यम से नहीं, मौन के माध्यम से व्यक्त करती है। तो एक ऐसी जिंदगी है। और इनका जो वैवाहिक जीवन है, अगर उस वैवाहिक जीवन को हम देखें, सुनंदा और कालिंदी चरण के वैवाहिक जीवन को देखें, तो इनके दाम्पत्य जीवन एक ठंडापन है, एक बेरुखी है, एक दूरी है, एक दूसरे के प्रति अनभिज्ञता है। एक नाम मात्र का रिश्ता है, लेकिन रिश्तों में जो गर्माहट, जो आत्मीयता, जो एक दूसरे की चिंता का भाव होना चाहिए, वह नहीं है। सुनंदा तो अपने पति की चिंता करती है, लेकिन जब सुनंदा के बरक्स हम उसके पति कालिंदी चरण को देखते हैं, तो कालिंदी चरण का जो चरित्र है, तमाम क्रांतिकारी बातों के बावजूद होंगे वह बाहर क्रांतिकारी, स्वाधीनता के सेनानी, लेकिन जब हम कालिंदी चरण को घर में देखते हैं, कालिंदी चरण का अपने पत्नी के प्रति जो संबंध है उसको देखते हैं, तो पाते हैं कि उनका चरित्र जो है, उनका व्यक्तित्व है, एक दोहरा व्यक्तित्व है। सिद्धांत में और व्यवहार में, सार्वजनिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में उनके यहाँ अंतर है, फांक है। बाहर तो वह उदार समझे जाते हैं, विवेकवान समझे जाते हैं, क्योंकि अपने दल में वही एकमात्र विवाहित हैं। अविवाहित ही नहीं, एक पुत्र को भी वह हो चुके हैं। इस नाते उनकी बातों को लोग गंभीरता से सुनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम उनको सुनंदा के साथ देखते हैं, तो यहाँ ना तो हमें कालिंदी चरण की उदारता दिखती है, ना उनकी संवेदनशीलता दिखती है, ना उनका विवेक दिखता है। यह कालिंदी चरण का चरित्र है। जो सुनंदा उनके खाने पीने की चिंता करती है, एक एक बजे रात तक जग कर उनकी प्रतीक्षा करती है और उनके आने पर तुरंत गर्म गर्म भोजन उन्हें कराती है, उसके खाने पीने की, उसके सुख चाह की जरा सा भी फिक्र, जरा सी भी चिंता कालिंदी चरण करते हुए नजर नहीं आते। तो यह कहानी, अब इस कहानी के माध्यम से जैनेंद्र कहना क्या चाहते हैं, किस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करना चाहते हैं? इस कहानी के माध्यम से घटना नहीं, चौके पर बैठी हुई सुनंदा घर गृहस्थी का काम को निपटाते हुए, पति की प्रतीक्षा करते हुए, पति को खाना खिलाते हुए, सुनंदा के मन में जो तरह तरह के विचार आते हैं अपने जीवन को लेकर के, अपने साथ पति के संबंधों को लेकर के, उसको जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि इस विवाह नामक व्यवस्था ने एक 20-22 साल की युवती को
जिसके अंदर स्वाभाविक रूप से उमंग होना चाहिए, हुलास होना चाहिए, जीवन जीने की उद्दाम चाह होनी चाहिए, इस विवाह नामक व्यवस्था ने उसके व्यक्तित्व को व्यक्तित्व विहीन कर दिया है। सुनंदा को व्यक्तित्व विहीन कर दिया है, उसे मूक बना दिया है और वह जीवन बस जिए जा रही है। तो यह कहानी सुनंदा के माध्यम से भारतीय समाज में, भारतीय घर परिवार में, हमारे घर परिवार में स्त्री की जो स्थिति है, स्त्री की जो नियति है, उसको बतलाती है कि स्त्री किस तरह से घर परिवार की चिंता करते हुए भी, दिन रात घर गृहस्थी के काम करते हुए भी, छोटे बड़े सभी का ध्यान ख्याल देखभाल करते हुए भी किस तरह से उसे उपेक्षा मिलती है, तिरस्कार मिलता है और किस तरह से वह एक एकाकी जीवन, अवसादग्रस्त जीवन जीने को विवश है, लाचार है। यह कहानी हमें इसी सत्य, इसी यथार्थ की ओर, इसी यथार्थ का हमें साक्षात्कार कराती है और बड़े सशक्त ढंग से कराती है। एक भारतीय स्त्री का एक प्रतिनिधि चरित्र है सुनंदा। घर परिवार में रहती हुई भारतीय स्त्री किन चीजों का उसे सामना करना पड़ता है, तो सुनंदा जो है भारतीय स्त्री का एक प्रतिनिधि चरित्र है, एक टिपिकल चरित्र जो पारिवारिक व्यवस्था की जो मर्यादाएं हैं उनमें वो पूरी तरह से जकड़ी हुई है और यह जकड़बंदी शारीरिक से ज़्यादा मानसिक है। इतनी जबरदस्त जकड़बंदी है कि इस व्यवस्था के खिलाफ, इस विवाह नामक व्यवस्था के खिलाफ वह सोच भी नहीं पाती। एक दासत्व उसके जीवन में भी है, एक दासवत जीवन वह जी रही है, लेकिन उसके पास इतनी सोच समझ ही नहीं है कि उसे पता चल सके कि वह दासों जैसा जीवन जी रही है। बड़ी छोटी छोटी इच्छाएं हैं सुनंदा की। उसे गहनों कपड़ों की चाह नहीं है, घूमने फिरने की चाह नहीं है, बड़ी मासूम इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं उसकी। क्या उसे अखरता है जब वह कहते हैं कि मेरे साथ 3 आदमी आए हैं, इनका खाना है, बन सकेगा? तो कहती है, मन ही मन वह क्रुद्ध होती है अपने पति के व्यवहार से और सोचती है यह उससे क्षमा प्रार्थी से क्यों बात कर रहे हैं, हंसकर क्यों नहीं कह देते कि कुछ और खाना बना दो, जैसे मैं गैर हूं। कितनी छोटी सी बात है। उसने 2 आदमियों का खाना बनाया है, खुद का और अपने पति का। वह चाहती है कि उसके पति कहें कि मेरे साथ 3 आदमी और आए हैं, इनका और खाना बना। एक अधिकार भाव के साथ उसके पति उसके साथ पेश आए, बर्ताव करें, लेकिन यह भी उसके जीवन में घटित नहीं हो पाता, नहीं मिल पाता। तो यह कहानी भारतीय समाज में स्त्री की जो स्थिति है
स्त्री की जो नियति है उसका हमें साक्षात्कार कराती है, विवाह नामक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है। जो विवाह नामक व्यवस्था एक स्त्री को व्यक्तित्वहीन बना देती है। और कहानी कला की विशेषता की दृष्टि से देखें तो देखिए आप इस कहानी में कि सुनंदा जो है वो भीतर ही भीतर घुट रही है, एक कसमकस है उसके अंदर भीतर ही भीतर। चाह, अपनी चाह को, अपने उहापोह को, अपनी उकताहट को वह प्रकट नहीं करती है, खुद को भूखा रख रही है, खुद को ही पीड़ा दे रही है, सब कुछ भीतर ही भीतर। तो जैनेंद्र की कहानियों की एक जो महत्वपूर्ण विशेषता कि उनके यहाँ पात्रों में, चरित्रों में आत्मदमन मिलता है, वह क्या बोलते हैं, वह हम सुनंदा के माध्यम से इस कहानी में देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है यह कहानी आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आई होगी और निश्चित तौर पे मैंने जो कुछ सूत्र बताएं ये आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।